हेलो एवरीवन। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम 12th का जो हमारा फर्स्ट पेपर है मैथमेटिक्स का, उसमें हम पहला चैप्टर लिए हैं जो कि रिलेशंस एंड फंक्शंस है। ये चैप्टर जो है ये पूरे मैथमेटिक्स का कह सकते हैं कि पूरा फाउंडेशन है, बेस है। जब तक हम रिलेशन और फंक्शन अच्छे से न जाने तब तक हम मैथ नहीं पढ़ सकते। तो रिलेशंस को जानने के लिए सेट का जानना ज़रूरी है, जो कि 11th का टॉपिक था। और कहीं ना कहीं रिलेशन जो है वो सेट से कनेक्टेड है, और उसके बाद जब हम रिलेशन समझ पाएंगे तभी हमें फंक्शन समझ में आएगा। तो मतलब मैं सेट के बारे में तो ज़्यादा यहाँ डिटेल्स नहीं बताऊंगा, वरना फिर वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। लेकिन जो बेसिक रिक्वायरमेंट है रिलेशन को समझने के लिए, सबसे पहले हम देखेंगे कि कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स क्या होता है। तो बेसिकली जैसे मान लो कि कोई दो सेट हैं ए और बी, तो कुछ ना कुछ एलिमेंट ए में होंगे। मान लीजिए कि ए के अंदर एलिमेंट्स हैं 1 2 3। ये ए के अंदर एलिमेंट्स हैं 1 2 3। और मान लीजिए कि एक सेट बी है जिसमें मान लीजिए दो एलिमेंट्स एक्स कॉमा वाई। तो हम ए के एलिमेंट्स को बी के साथ कितने तरीके से कनेक्ट कर सकते हैं, कितने तरीके से इसका पेयर बना सकते हैं। इन सब पेयर वही होता है, ऑर्डर्ड पेयर कहलाता है। मतलब कि ए बेसिकली कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स क्या होता है, ये होता है द सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर। ए क्रॉस बी क्या होता है, ए क्रॉस बी इज द सेट ऑफ ordered pair A comma B such that A belongs to A and B belongs to B, small b belongs to B। अब यहाँ पे ध्यान से देखना, ये मैथमेटिकल लैंग्वेज है। ये क्या है, ऑर्डर्ड पेयर है। यहाँ पे जो दिया हुआ है ये ए को, ये हमें पढ़ना है। जो ब्रैकेट लगा हुआ है ए कॉमा बी, इस ब्रैकेट को हमें ऑर्डर्ड पेयर ए बी पढ़ना है। ऑर्डर्ड पेयर ए बी, ऑर्डर्ड पेयर ए बी, इसे ऐसे रीड करेंगे। और इसमें जो फर्स्ट एलिमेंट है ऑर्डर्ड पेयर का, फर्स्ट एलिमेंट हमारा, अगर हम ए क्रॉस बी निकाल रहे हैं तो जो पहला एलिमेंट ऑर्डर्ड पेयर का होना चाहिए वो ए से लेना है, पहले वाले सेट से लेना रहेगा। फर्स्ट एलिमेंट जो होगा वो पहला एलिमेंट सेट ए से लेना है, और जो सेकंड एलिमेंट रहेगा वो सेट बी से लेना है। तो ऐसे सारे ऑर्डर्ड पेयर जो भी पॉसिबल है उन सब का हम अगर सेट बना दें तो उसी को हम कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स कहते हैं। जैसे हम इस एग्जांपल से समझते हैं। मान लो कि ए एक सेट है जिसमें 1 2 3 3 एलिमेंट्स दिए गए हैं, और बी में एक्स कॉमा वाई है। अब इसे हम कितने, ए के एलिमेंट्स को बी के साथ कितने तरीके से पेयर बना सकते हैं। तो देखो ए में हम इसे वेन डायग्राम से समझते हैं तो इससे ज़्यादा समझ में आएगा। तो ये सेट ए हो गया, ये दूसरा सेट बी हो गया। ए के अंदर एलिमेंट्स क्या क्या हैं उसको हम डाल देते हैं। ए के अंदर 1 2 3 तीन एलिमेंट्स दिए हुए हैं। सिमिलरली बी के अंदर क्या क्या एलिमेंट्स हैं, बी के अंदर है एक्स वाई, दो एलिमेंट है। अब हम 1 को x के साथ कनेक्ट कर सकते हैं, मीन्स 1 का x के साथ पेयर बना सकते हैं। ऐसे 1 का y के साथ बना सकते हैं पेयर। इसी प्रकार 2 का पेयर x के साथ बन सकता है, और 2 का पेयर y के साथ बन सकता है। ऐसे 3 का पेयर x के साथ बन सकता है, और 3 का पेयर y के साथ बन सकता है। तो इतने पॉसिबल पेयर ए के एलिमेंट्स का बी के साथ बन सकता है। अब इन्हीं ऑर्डर्ड पेयर्स को हम अगर सेट के रूप में लिख देते हैं तो उसी को हम कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स का कहते हैं।
मीन्स ए क्रॉस बी इक्वल क्या आ जाएगा, ए क्रॉस बी इक्वल आ जाएगा 1, x, 2, x, 1, y। सबसे पहले 1 का जो भी पॉसिबल पेयर है वो बना लेंगे, फिर 2, x, 2, y, ऐसे 3, x, 3, y, 3, y। अब एक चीज ध्यान से देखना कि यहाँ पे ए के अंदर कितने एलिमेंट्स थे, यानी कि कोऑर्डिनेलिटी ऑफ ए कितनी थी, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ये कितना था, 3 था। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी कितना था, नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी इक्वल 2 था। तो हमने क्या देखा कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी कितना है, इसे हम ए क्रॉस बी पढ़ते हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स को ए क्रॉस बी। और ये देखो 6 आया, यहाँ कितने एलिमेंट्स हैं, 6, ये 1 हो गया, 2 हो गया, 3, 4, 5, 6। तो इस प्रकार से यहाँ हमें एक फार्मूला मिल जाएगा कि इफ नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए इक्वल m एंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट b, इसी को कार्डिनलिटी ऑफ बी भी बोलते हैं, इक्वल मान लो n है, देन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी क्या होगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी क्या होगा, ए की m इंटू n हो जाएगा। और हम जानते हैं कि अगर किसी सेट में n एलिमेंट्स होते हों, अगर किसी सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स n हो तो उसके कितने सबसेट बनते हैं, तो नंबर ऑफ सबसेट्स कितने होते हैं, अगर किसी सेट में n एलिमेंट्स है तो उसके नंबर ऑफ सबसेट कितने होते हैं, सबसेट 2 की पावर n होता है। तो अगर आपसे कभी ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि अगर ए में एलिमेंट्स की संख्या दे दें, बी में एलिमेंट्स की संख्या दे दें, और आपसे पूछा जाए नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए क्रॉस बी कितना होगा, तो आप क्या बताएंगे, यहाँ से ये चीज इम्पॉर्टेंट है कि नंबर ऑफ सबसेट सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी इक्वल ए क्रॉस बी के कितने सबसेट होंगे, तो ये हो जाएगा ए क्रॉस बी में जितने भी अवयव होंगे उसको 2 की पावर में कर देंगे, यानी कि 2 की पावर mn हो जाएगा। तो इतने नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए क्रॉस बी में होंगे। अब रिलेशन दे, चलिए अब हम देखते हैं रिलेशन ऑन अ सेट। तो रिलेशन, उससे पहले हम देखते हैं सेट का रिलेशन का जनरल डेफिनेशन क्या है। तो रिलेशन ऑन क्या होता है, रिलेशन बेसिकली जो होता है आर इज द सबसेट ऑफ ए क्रॉस, आर इज द सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, आर जो होता है वो ए क्रॉस बी का कोई सबसेट होता है। देखो जिस प्रकार से हम दैनिक जीवन में एक दूसरे से रिलेटेड हैं, मतलब कोई हमारा भाई है, कोई बहन है, कोई माँ है, कोई फादर है, मीन्स वी आर रिलेटेड टू ईच अदर इन द सिमिलर वे, numbers are also related to each other। जैसे मान लो कि 1 और 3 के बीच में हम रिलेशन की बात करें तो हम कह सकते हैं कि 3 जो है, 3 क्या है, 3 और 1 के बीच में अनेकों प्रकार से हम रिलेशन डिफाइन कर सकते हैं। हम कह सकते हैं कि 3 1 से 2 ज़्यादा है, ये एक प्रकार का रिलेशन होगा, ऐसे हम कह सकते हैं। या फिर 1 2 3 से 2 कम है, ऐसा भी कह सकते हैं कि जो 3 है वो 1 के 2 गुने से 1 ज़्यादा है। तो ये नंबर्स के बीच में एक प्रकार का रिलेशन है। तो बेसिकली ये कार्टेशियन प्रोडक्ट जो हमने अभी पढ़ा, इसी का ये सबसेट होता है, इसी से हम कुछ रिलेशन बनाते हैं जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है। तो इसका डेफिनेशन क्या है, रिलेशन इज अ सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स।
मीन्स मान लो कि सेट ए कोई दो सेट हो ए और बी, तो आर क्या होता है, आर इज द सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। बस बेसिकली यही डेफिनेशन है। अब डोमेन एंड रेंज ऑफ अ रिलेशन क्या होता है, मान लीजिए कि हम यहाँ पे एक एग्जांपल से समझते हैं कि मान लो कि ये के अंदर रिलेशन को एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लो ए के अंदर 1 2 3 तीन एलिमेंट्स हैं, बी के अंदर 4 और 5 दो एलिमेंट है। अब हम ए क्रॉस बी अगर निकालें तो क्या होगा, ए क्रॉस बी, ए के एलिमेंट्स को बी के साथ पेयर बनाना है। ए क्रॉस बी अभी मैंने बताया कि इस ये ऑर्डर्ड पेयर्स का सेट होता है, तो ऑर्डर्ड पेयर हमें बनाना है यानी क्रमित युग्म। तो 1 का 4 के साथ एक पेयर बनेगा और 1 का 5 के साथ। ऐसे आप टू दूसरा एलिमेंट ए का उठाएंगे 2 और उसका 4 के साथ पेयर बनाएंगे तो 2,4 और उसके बाद 2,5 हो जाएगा। इसके बाद 3 को उठाएंगे, तीसरा एलिमेंट सेट ए का, और उसका बी के साथ पेयर बनाएंगे तो ये हो जाएगा 3,4 और 3,5। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि इसमें कितने एलिमेंट्स आ गए, 6 आ गए। अब मान लो कि इसमें एक रिलेशन आर डिफाइंड कर दिया जाए इस प्रकार से कि उसमें जो सेट मतलब ऑर्डर्ड पेयर्स होने चाहिए वो ये वाला रिलेशन उनमें ये रिलेशन हो जाना चाहिए कि बी इज इक्वल टू ए प्लस 2, एक प्रकार का रिलेशन है। मीन्स दूसरा जो एलिमेंट होना चाहिए वो पहले से 2 ज़्यादा होना चाहिए। तो इसमें बताओ कौन कौन से ऑर्डर्ड पेयर इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे। और ये कंडी इस वाले ए क्रॉस बी में से कौन से ऐसे हैं, मतलब जिसमें दूसरा एलिमेंट यानी बी, यहाँ पे बी हो जाएगा सेकंड एलिमेंट और ये हो जाएगा फर्स्ट एलिमेंट, तो बी 2 ज़्यादा, ये 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 वाला ऑर्डर्ड पेयर आ जाएगा 2,4। एक ऑर्डर्ड पेयर मिल गया हमें जो इस कंडीशन को फुलफिल करता है। और सेकंड एलिमेंट क्या मिलेगा, 3। अब यहाँ देखो यहाँ पे 1 है, यहाँ 4 है, तो 1 क्योंकि 4 जो है 1 से 3 ज़्यादा है तो ये वाला कंडीशन फुलफिल नहीं करता है, तो ये क्लास बी का ये एलिमेंट हम आर में नहीं ले सकते। ऐसे सेकंड वाला जो ऑर्डर्ड पेयर है इसमें 1 और 5 दिया है यानी सेकंड एलिमेंट फर्स्ट वाले से 4 ज़्यादा है, तो ये वाला भी हम नहीं ले सकते। तीसरे में क्योंकि सेकंड एलिमेंट फर्स्ट वाले से 2 ज़्यादा है, यहाँ सेकंड एलिमेंट 4 है और फर्स्ट एलिमेंट 2 है, तो हम इस ऑर्डर्ड पेयर को, क्योंकि ये ऑर्डर्ड पेयर ये कंडीशन फुलफिल कर रहा है तो इसको हम आर के अंदर ले सकते हैं। अगला देखो, क्योंकि यहाँ 3 ज़्यादा है और ये वाला 1 ज़्यादा है और 3 to 5, हाँ इसमें भी 3 to 5, तो ये वाला इसका भी सेकंड एलिमेंट पहले वाले से 2 ज़्यादा है। तो इस मतलब इस एक प्रकार का रिलेशन हमने डिफाइंड कर दिया कि बी इज 2 मोर देन ए, तो ये एक प्रकार का रिलेशन है, बी इज 2 मोर देन ए, ये एक प्रकार का रिलेशन है। अब ये कैसा भी रिलेशन हो सकता था, हम ऐसे भी रिलेशन डिफाइंड कर सकते थे, कोई ज़रूरी नहीं कि ऐसा ही रिलेशन हो, हम ऐसा भी बोल सकते थे कि एक रिलेशन R1 ए क्रॉस बी से इस प्रकार डिफाइंड है कि उसमें जो ऑर्डर्ड पेयर ए कॉमा बी है वो ये कंडीशन सेटिस्फाई करते हैं कि ये इज ट्वाइस और बी, मीन्स ए इज ट्वाइस बी, यानी कि पहला एलिमेंट दूसरे का 2 गुना होना चाहिए। तो ऐसे केस में R1 में बताओ क्या क्या एलिमेंट्स आ जाते हैं ए क्रॉस बी से। तो हम देखते हैं कि कोई भी एलिमेंट, यहाँ पे पहला एलिमेंट 1 है, क्या ये दूसरे का 2 गुना है, बी का ट्वाइस है, नहीं है। ऐसे ये है, यहाँ भी पहला एलिमेंट सेकंड का ट्वाइस नहीं है, यहाँ भी ट्वाइस नहीं, यहाँ भी ट्वाइस नहीं, यहाँ भी ट्वाइस नहीं। तो ऐसे केस में हमें कोई एलिमेंट ही नहीं मिलता, मतलब ये हमारा खाली रह जाता। और ऐसा कोई रिलेशन
जिसमें मतलब आर के अंदर 0 एलिमेंट्स आ जाते हैं, उसी को हम वाइड रिलेशन बोलते हैं, वाइड रिलेशन। आगे हम जब टाइप्स ऑफ रिलेशन देखेंगे तो उसमें ये बताया जाएगा। अब डोमेन और एंड रेंज क्या होता है? तो डोमेन देखो क्या होता है, किसी भी रिलेशन में डोमेन क्या होता है, डोमेन ऑफ अ रिलेशन इज द सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट, फर्स्ट एलिमेंट ऑफ such that a belongs to a first element of ordered pair AB such that A comma B belongs to R, A comma B belongs to R। मीन्स जो हमें रिलेशन दिया गया, रिलेशन में जो भी हमारे ऑर्डर्ड पेयर होंगे उनके फर्स्ट एलिमेंट्स का जो अगर सेट ले लिया जाए तो उसे हम डोमेन कहते हैं। यानी कि इसमें क्या क्या आ जाएगा, अगर यहाँ पे देखा जाए तो डोमेन में 2 आ जाएगा, क्योंकि इस ऑर्डर्ड पेयर का पहला एलिमेंट 2 है और इसका पहला एलिमेंट 3 है। तो यानी कि सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर्ड पेयर, सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट ऑफ R is called domain, is called domain। जो R के फर्स्ट एलिमेंट का ऐसे ऐसे जो हमारा सेट ऑफ सेकंड एलिमेंट्स होता है, सेट ऑफ सेकंड एलिमेंट, सेकंड एलिमेंट ऑफ R is called रेंज। इसे रेंज बोलते हैं, इसे रेंज बोला जाता है, ठीक है। तो ये हो गया किसी रिलेशन में डोमेन और रेंज का मतलब। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखते हैं। अब अगला क्या दिया हुआ है, टाइप्स ऑफ रिलेशन। जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ रिलेशन, यानी कितने टाइप के रिलेशन होते हैं। तो पहला है वाइड रिलेशन और एम्प्टी रिलेशन। हाँ, एक चीज और है, मैं बेसिकली एक नोट आप लिख सकते हैं कि रिलेशन इज द सबसेट ऑफ, इसके पहले एक टॉपिक है रिलेशन ऑन अ सेट, रिलेशन ऑन अ सेट। तो रिलेशन ऑन ए सेट का मतलब क्या है कि अगर कोई रिलेशन किसी सेट ए से उसी सेट में डिफाइन किया जाए, अगर कोई रिलेशन सेट ए से सेट ए में ही डिफाइन किया जाए, इफ अ रिलेशन इज डिफाइंड फ्रॉम अ सेट टू इटसेल्फ देन इट इज कॉल्ड रिलेशन ऑन अ सेट। अब इनवर्स ऑफ अ रिलेशन क्या कहलाता है, इनवर्स ऑफ अ रिलेशन का क्या मतलब है, अगर कोई रिलेशन आर ए से बी में डिफाइंड हो, ए से बी में कोई रिलेशन आर डिफाइंड हो और हम आर को बी से ए में डिफाइंड कर दें, बी से ए में, तो उसे इनवर्स ऑफ रिलेशन कहते हैं, आर इनवर्स, आर इनवर्स। जैसे एग्जांपल वही आर जो है पिछला वाला जो हमने यहाँ पे लिया था, जैसे मान लो आर यहाँ पे दिया हुआ है, इक्वल आर इक्वल क्या दिया है, आर इक्वल 2,4 और 3,5। अब ये ए से बी में डिफाइंड किया गया है रिलेशन। अगर हमें आर इनवर्स निकालना होगा तो आर इनवर्स क्या हो जाएगा, हमें इसके एलिमेंट्स को, जो ऑर्डर्ड पेयर के एलिमेंट्स हैं उसे इंटरचेंज कर देना होगा। बेसिकली आर इनवर्स इज द सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर, इफ आर इज डिफाइंड, आर इज द सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर ए कॉमा बी। अगर मान लो आर ए कॉमा बी ऑर्डर्ड सच दैट ए बिलोंग्स टू ए and b belongs to b, small b belongs to b, then R inverse is the
सेट ऑफ ordered pair b comma a such that b belongs to b belongs to b and a belongs to a। तो ये हो जाएगा, क्या आ जाएगा, मतलब r अगर ये क्रॉस b से डिफाइंड किया गया होगा तो r इज द सबसेट, अगर r इज द सबसेट ऑफ a क्रॉस b तो r इनवर्स किसका सबसेट होगा, r इनवर्स इज द सबसेट ऑफ b क्रॉस a। यानी इसमें जो पहला एलिमेंट r इनवर्स में होगा वो b का होगा। तो यहाँ पे अगर हम इस r के लिए r इनवर्स निकालना चाहें तो यहाँ बस केवल एलिमेंट्स को इंटरचेंज कर देंगे। तो यहाँ 4 पहले आ जाएगा, 2 बाद में, और यहाँ 5 कमा 3 आ जाएगा। तो हम यहाँ से क्या देखते हैं कि पहले अब अगर r डोमेन ऑफ r इनवर्स निकालें तो डोमेन हम जानते हैं कि डोमेन ऑफ रिलेशन क्या होता है, सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट होता है। तो ऐसे r इनवर्स का डोमेन क्या हो जाएगा, सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट, यानी 4,5 आ जाएगा, 4,5। और यहाँ देखो जब अभी हमने यहाँ पे डोमेन निकाला था, सॉरी रेंज यहाँ पे हमने नहीं लिखा है, तो यहाँ हम अगर रेंज ऑफ r निकालें तो रेंज क्या आएगा, सेट ऑफ सेकंड एलिमेंट्स 4,5 आएगा, 4,5। तो यहाँ से जो इसका r का रेंज है वो इसका क्या निकला, डोमेन निकला, और इसका रेंज क्या हो जाएगा r इनवर्स का, तो रेंज ऑफ r इनवर्स इक्वल क्या आ जाएगा, रेंज में सेट ऑफ सेकंड एलिमेंट्स लेना होता है, यानी दूसरे सेकंड एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर्ड पेयर, सेट ऑफ सेकंड एलिमेंट्स मीन्स 2 आ जाएगा, सेकंड एलिमेंट 2 है और 3 है। तो यहाँ से अब देखो ध्यान से कि जो r का पहले जो r का यहाँ पे डोमेन था, डोमेन ऑफ r, यहाँ देखो डोमेन ऑफ r जो था वो अब यहाँ पे रेंज आ गया, r इनवर्स का, r इनवर्स का रेंज आ गया है। और जो पहले यहाँ पे r का रेंज था वो r इनवर्स का क्या आ गया, डोमेन आ गया। तो ये बात बहुत इम्पोर्टेंट है कि डोमेन ऑफ r इनवर्स इक्वल रेंज ऑफ r। जो r इनवर्स का डोमेन होगा वो रेंज होगा। तो इसे नोट कर लीजिए कि डोमेन ऑफ r इनवर्स इक्वल रेंज ऑफ r, and similarly range of r इनवर्स इक्वल एंड वाइस वर्सा, ऐसे कर सकते हैं, डबल इम्प्लाई, रेंज ऑफ r इक्वल डोमेन ऑफ r इनवर्स, ऐसे रेंज ऑफ r इनवर्स इक्वल डोमेन ऑफ r। तो यहाँ से ये बात बहुत इम्पोर्टेंट है। चलिए अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे चलते हैं जो कि है टाइप्स ऑफ रिलेशन। तो टाइप्स ऑफ रिलेशन में सबसे पहले है वाइड रिलेशन और एम्बडी रिलेशन। तो अगर कोई ऐसा रिलेशन हमें मिल जाए r जो फाई के इक्वल आ जाए, मीन्स नल सेट आ जाए, उसमें कोई एलिमेंट्स ही ना मिले, जैसे अभी हमने बताया था, तो उसे वाइड रिलेशन और एम्बडी रिलेशन कहते हैं, अभी मैंने आपको बताया था।
अगर इस प्रकार से कोई रिलेशन डिफाइंड हो कि हमें आर के अंदर कोई एलिमेंट ही ना मिले, तो उससे वाइड रिलेशन और एम्बेडेड रिलेशन कहते हैं, जैसा कि इसके वर्ड से ही क्लियर है। अगला होता है यूनिवर्सल रिलेशन। तो यूनिवर्सल रिलेशन किसे कहते हैं? अगर कोई रिलेशन इस प्रकार डिफाइन किया जाए कि उसमें जो आर आए वो ए क्रॉस बी के इक्वल आ जाए, मीन्स नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन आर इक्वल ए क्रॉस बी हो जाए, तो मतलब पूरा का पूरा कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट ही आ जाए, तो उस ऐसे केस में उसे इन्वर्सल रिलेशन कहेंगे। और आइडेंटिटी रिलेशन किसे कहते हैं? तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। अगर कोई एक सेट दिया हो और उसके हर एक एलिमेंट का रिलेशन उसी के साथ हो, यानी कि अ रिलेशन इज कॉल्ड आइडेंटिटी रिलेशन इफ ईच एलिमेंट ऑफ a relation defined on a set is called identity relation if each element is associated to itself, मीन्स सेट का हर एक एलिमेंट itself only, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और रिलेशन डिफाइंड ऑन, लिखा देते हैं, a relation defined on a set is said to be identity uh, if each element of set is related to itself only, related to itself, और ये बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर ये वर्ड हम इस डेफिनेशन में से निकाल देंगे तो फिर इसका महत्व ही खत्म हो जाएगा, मीन्स ये डेफिनेशन रॉन्ग हो जाएगी, इसलिए इसे मैंने हाईलाइट कर दिया है कि हर एक एलिमेंट केवल अपने आप से रिलेट करना चाहिए, तभी उससे हम आइडेंटिटी रिलेशन बोलते हैं। जैसे एग्जाम्पल देख लो, एग्जाम्पल से अगर समझें, एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे मान लो कि हमने एक एलिमेंट ले लिया, एक सेट ले लिया ए इक्वल 1, जिसमें 1 2 3 तीन एलिमेंट्स हैं, और एक रिलेशन हम डिफाइंड किए जिसमें ऑर्डर्ड पेयर्स 1, 1 है, 2, 2 है, 3, 3 है, और एक दूसरा रिलेशन और डिफाइन करते हैं R1, जिसमें 1, 1 है, 1, 2 है, 1, 3 है, और 1, बस 1, 3 है। और मान लीजिए रिलेशन R2 डिफाइन कर लें, 1, 1, 2, 2, 3, 3 और 1, 3। तो ये है। अब देखो हम पहला वाला जो रिलेशन दिया गया है, इसको चेक करते हैं कि आइडेंटिटी है कि नहीं। तो यहाँ पे डेफिनेशन ये होती है कि कोई भी रिलेशन आर जो होगा वो आइडेंटिटी रिलेशन कहलाएगा अगर फॉर ईच ए बिलोंग्स टू ए, फॉर ईच ए बिलोंग्स टू ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर। मतलब प्रत्येक सेट के प्रत्येक एलिमेंट का उसी के साथ इमेज होना चाहिए, उसी के साथ इमेज होना चाहिए। तो जैसे 1, इस सेट में 1 और 2 और 3 और केवल उसी के साथ होना चाहिए। तो 1 2 3 जो है इनका पेयर मौजूद होना चाहिए, तो यहाँ पेयर मौजूद है 1 का। और यहाँ पे क्या प्रॉब्लम है, 1 का पेयर तो मौजूद है लेकिन 2 का नहीं मौजूद है, न 3 का मौजूद है। तो यहाँ हम फिर इसे क्या बोलेंगे, ये आइडेंटिटी रिलेशन नहीं है। ऐसे R2 में देखो
R2 में 1 का पेयर है, 2 का है, 3 का भी है, लेकिन उसके अलावा एक ऑर्डर्ड पेयर और मिल गया 1,3, जो कि हमें नहीं चाहिए। बिकॉज आइडेंटिटी रिलेशन में हर एक एलिमेंट केवल अपने आप से ही रिलेट करना चाहिए, और यहाँ 1 जो है वो 3 से रिलेट, 1 इज रिलेटेड टू 3 आ गया, मीन्स 1 का दूसरे के साथ भी रिलेशन है, तो इसे आइडेंटिटी रिलेशन नहीं कहेंगे। मीन्स केवल सेट के एलिमेंट्स जो भी हों वो अपने आप से केवल रिलेट करते हैं। अगला है रिफ्लेक्सिव रिलेशन। हाँ, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज एक और दी हुई है कि वाइड रिलेशन, यहाँ पे दिया हुआ है, वाइड रिलेशन एंड वाइड रिलेशन एंड यूनिवर्सल रिलेशन, वाइड रिलेशन एंड वाइड रिलेशन एंड यूनिवर्सल रिलेशन, वाइड रिलेशन and universal relation on a set. They are respectively the smallest and largest relation on a set. वाइड रिलेशन में कितने एलिमेंट्स होते हैं? वाइड एलिमेंट के अंदर 0 एलिमेंट होते हैं। वाइड रिलेशन में नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या होते हैं? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन वाइड रिलेशन इक्वल 0 होता है, तो इसीलिए स्मॉलेस्ट रिलेशन हो गया। और लार्जेस्ट रिलेशन क्या है? यूनिवर्सल रिलेशन, बिकॉज उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स यूनिवर्सल रिलेशन में ए क्रॉस बी के इक्वल ही होता है, ए क्रॉस बी के इक्वल आ जाता है, इसलिए उसे लार्जेस्ट रिलेशन कहते हैं। और इन दो रिलेशंस को हम ट्राइवियल रिलेशन भी कहते हैं। सो दे आर कॉल्ड ट्राइवियल रिलेशंस। यानी कि अब आपको ये याद रखना है कि ट्राइवियल रिलेशन कौन कौन से रिलेशन होते हैं। तो यहाँ आप इसे नोट कर लीजिए, ट्राइवियल में क्या क्या आएगा। ट्राइवियल में एक एम्पटी रिलेशन या वाइड रिलेशन आ जाएगा, और दूसरा यूनिवर्सल रिलेशन, यूनिवर्सल रिलेशन। इतना हो गया। अब चलिए रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है। तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन, relation defined on a set is called reflexive if for each a belongs to a belongs to R। इसका क्या मतलब? मीन्स ए के अंदर जितने भी एलिमेंट्स होने चाहिए उन सब के पेयर आर के अंदर होने चाहिए। जैसे एग्जांपल से समझते हैं, वही पुराना एग्जांपल ले लीजिए, 1 2 3 मान लो एक सेट दिया गया है और इसमें आर एक रिलेशन डिफाइंड किया गया, जिसमें 1,1 एक ऑर्डर पेयर है, फिर 1, फिर 2,2 है, और उसके बाद 3,3 है। ये एक रिलेशन हो गया। दूसरा R1 मान लो 1,1 1,2 3,3 और 1,2 1,3, ये हो गया। और मान लो R2 एक रिलेशन है 1,1 1,2 3,3 ऐसे दिया हुआ। अब हमें इसमें चेक करना है कि R1 और R2 में कौन सा रिफ्लेक्सिव है। तो देखो ए के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं? 1 है, 2 है, 3 है। अब ये डेफिनेशन कह रही है कि फॉर ईच, ये वाला जो सिंबल दिया है इसे बोलते हैं फॉर
ईच, इसे पढ़ा जाता है फॉर ईच का मतलब प्रत्येक, प्रत्येक इसका मतलब होता है प्रत्येक। और ईच स्मॉल ए बिलोंग्स टू, ए का मतलब कि किसी दिए गए सेट के अंदर, यहाँ कैपिटल ए जो है वो सेट है, जितने भी एलिमेंट्स हों उनके लिए उनका पेयर आर के अंदर आना चाहिए। यानी कि रिफ्लेक्शन का मतलब भी वैसे क्या होता है, रिफ्लेक्शन आप लोग साइंस में पढ़ते हैं तो रिफ्लेक्शन का मतलब होता है परावर्तन, परावर्तन। और जब कोई मतलब मिरर है उसके सामने कोई वस्तु रखी है तो उस वस्तु का इमेज वैसा ही बनेगा। और इसी को हिंदी में हम क्या बोलते हैं, स्वातुल्य। स्वातुल्य का मतलब होता है अपने ही समान। अगर इमेज बन रहा हो, जो सेकंड एलिमेंट होता है इसे हम इमेज भी बोलते हैं, इसे इमेज कहा जाता है, उसे प्री इमेज कहते हैं। तो अगर किसी रिलेशन में जो इमेज हो वो उसी के समान हो, यानी कि ऑब्जेक्ट की इमेज, ये अगर हम ऑब्जेक्ट मान लें तो इसकी इमेज भी इसी के समान हो, उसी के समान हो तो हम उसे स्वातुल्य कहेंगे। और ये अगर किसी सेट ए में रिलेशन डिफाइंड किया गया हो तो ये कि प्रत्येक अवयव के लिए ऐसा होना चाहिए कि उसके हर एक अवयव का इमेज उसके समान होना चाहिए। तो यानी आर में ए के प्रत्येक अवयव का इमेज दिया हुआ है तो इसलिए ये वाला रिफ्लेक्सिव है, मीन्स ये रिफ्लेक्सिव है। और सेकंड आर वन देखो, आर वन में वन वन है, टू टू है, थ्री थ्री है, वन टू है, वन थ्री है, ये भी क्या है, रिफ्लेक्सिव। हमें बस ये देखना है कि आर के हर अवयव का इमेज होना चाहिए। अब ध्यान से देखना, अगर केवल यहीं तक होता, अगर केवल अगर केवल ये वाला रिलेशन यही तक होता तो ये आइडेंटिटी रिलेशन हो जाता, तब ये आइडेंटिटी रिलेशन हो जाता। आइडेंटिटी रिलेशन मीन्स ये वाला आइडेंटिटी रिलेशन है, ये आइडेंटिटी रिलेशन है। क्योंकि आइडेंटिटी रिलेशन में अभी मैंने क्या बताया था कि किसी सेट के प्रत्येक एलिमेंट का इमेज केवल उसी के साथ होना चाहिए, इटसेल्फ ओनली। तो यहाँ ये आइडेंटिटी रिलेशन है और रिफ्लेक्सिव भी है। क्योंकि रिफ्लेक्सिव में क्या होता है कि जो सेट के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हो बस उनका सबका इमेज होना चाहिए, इससे मतलब है। यहाँ वन टू है, वन थ्री है, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि डेफिनेशन ये कहती है कि ये के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हो उनका इमेज होना चाहिए। तो हमें बस इससे मतलब है, जो बेसिक रिक्वायरमेंट है कि सेट के अंदर के सारे एलिमेंट्स की इमेज यहाँ पे है, और क्या क्या है उससे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। तो यानी कि ये वाला भी रिफ्लेक्सिव है, ये रिफ्लेक्सिव तो है, रिफ्लेक्सिव तो है क्योंकि ए के अंदर सारे एलिमेंट्स का इमेज है पर आइडेंटिटी नहीं है, ये अंतर है, आइडेंटिटी नहीं है। बिकॉज आइडेंटिटी में और एक भी एलिमेंट नहीं होनी चाहिए, बिकॉज कोई भी रिलेशन आइडेंटिटी कब कहलाता है, ये मैंने क्या लिखाया था, जब a relation defined on a set is said to be identity if each element of set is related to itself only, केवल अपने आप से होना चाहिए। और यहाँ देखो, यहाँ पे क्या प्रॉब्लम है, यहाँ पे मतलब वन का इमेज टू के साथ है तो मतलब अपने आप के साथ नहीं है। ऐसे यहाँ पे देखो, ये वन 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 है, वन टू है, थ्री थ्री है, लेकिन टू टू डज नॉट बिलोंग्स टू आर, और टू मतलब बिलोंग्स टू ये, ए को बिलोंग कर रहा है लेकिन आर को बिलोंग नहीं कर रहा है। यानी कि दो ए के अंदर तो है लेकिन आर टू के अंदर टू नहीं है, इसलिए आर टू इज नॉट सिमेट्रिक, इसीलिए आर टू जो है वो सिमेट्रिक नहीं है। अब एक चीज और ध्यान से देख लो,
अब अगर आपसे कोई ये पूछे कि बताओ रिफ्लेक्सिव और आइडेंटिटी रिलेशन में क्या अंतर है, तो हम देखते हैं कि हर एक आइडेंटिटी रिलेशन, जो भी आइडेंटिटी रिलेशन होगा, वो आइडेंटिटी रिलेशन की बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है कि उसमें सेट के अंदर जो एलिमेंट्स होने चाहिए उसका, उसके प्रत्येक एलिमेंट्स का अपने साथ ही इमेज होना चाहिए। हाँ, तो इसकी जो रिक्वायरमेंट है वो इसमें पूरी हो रही है रिफ्लेक्शन में। तो हम, ये खास इम्पोर्टेंट पॉइंट है। अगर कोई आपसे पूछे रिफ्लेक्सिव और आइडेंटिटी में क्या डिफरेंस है, तो द आइडेंटिटी रिलेशन ऑन अ सेट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। द आइडेंटिटी रिलेशन ऑन अ सेट इज ऑलवेज रिफ्लेक्सिव बट रिवर्स इज नॉट ट्रू। लेकिन इसका उल्टा ट्रू नहीं होगा। आइडेंटिटी रिलेशन किसी सेट में अगर डिफाइंड किया गया है तो वो हमेशा रिफ्लेक्सिव होगा, लेकिन उसका उल्टा ट्रू नहीं होगा, क्योंकि आइडेंटिटी रिलेशन में क्या होता है, सेट के सारे एलिमेंट्स का उसी के साथ इमेज होता है। तो आइडेंटिटी रिलेशन हमेशा, अब रिफ्लेक्सिव में क्या प्रॉब्लम होगी, रिफ्लेक्सिव में मतलब किसी एलिमेंट का अदर के साथ भी हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तब भी वह रिफ्लेक्सिव होगा। और अब ये अलग बात है कि उसमें दोनों में एक चीज तो सेम होनी चाहिए कि सेट के प्रत्येक एलिमेंट का इमेज होना चाहिए, जैसे मैंने ऊपर एग्जांपल में आपको समझा भी दिया इस प्रॉपर्टी को। यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो क्या बताया गया है कि यहाँ, हाँ, ये आर जो दिया गया है, ये आइडेंटिटी भी है और रिफ्लेक्सिव भी है। ये आर वन जो है वो यहाँ, आर वन जो है वो केवल रिफ्लेक्सिव ही है, रिफ्लेक्सिव ओनली, ओनली रिफ्लेक्सिव, नॉट ओनली रिफ्लेक्सिव, नॉट आइडेंटिटी। आइडेंटिटी नहीं है। और ये वाला देखो, ये ना तो रिफ्लेक्सिव है ना ही आइडेंटिटी है। मीन्स उल्टा सही नहीं होगा कि रिफ्लेक्सिव का आइडेंटिटी होना जरूरी नहीं है, लेकिन हर आइडेंटिटी रिलेशन हमेशा क्या होगा, रिफ्लेक्सिव होगा। यूनिवर्सल रिलेशन ऑन अ नॉन वाइड सेट इज ऑलवेज रिफ्लेक्सिव। अगर यूनिवर्सल रिलेशन है तो उसमें क्या खास बात होगी कि यूनिवर्सल रिलेशन में तो सारे ऑर्डर्ड पेयर आ जाएंगे, तो इसका मतलब कि उसका पेयर भी आ जाएगा। अगर कोई नॉन वाइड सेट है, मीन्स रिक्त नहीं होना चाहिए सेट, सेट जो होना चाहिए वो रिक्त नहीं होना चाहिए। अब अगर बात करें सिमेट्रिक रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन क्या होता है, तो इसके वर्ड से देखो, सममित, इसको हिंदी में हम बोलते हैं सममित संबंध, सममित संबंध, संबंध, सममित संबंध, इसको कहा जाता है सममित संबंध। मीन्स इसका डेफिनेशन ये है कि अगर कोई रिलेशन आर इस प्रकार से हो, तो उसमें ए बी बिलोंग्स टू आर के लिए, और एवरी ए बी बिलोंग्स टू आर, देयर implies बी ए बिलोंग्स टू आर, बी ए बिलोंग्स टू आर। यहाँ हमें ये डेफिनेशन है कि मतलब आर, यहाँ हमें इस सेट, इस मतलब सेट से कोई मतलब नहीं है। जैसे एग्जांपल देखो, एग्जांपल वही लेते हैं, 1 2 3, कोई, हाँ, और इसमें एक रिलेशन ले लेते हैं, 1 1 2 2,
3 और उसके बाद 1 3 2 1 1 3 और 2 1। तो देखो इसमें हमें सेट से कोई मतलब नहीं होता है, पहली बात तो ये नोट कर लो। जब भी हमें रिफ्लेक्सिव चेक करना होगा तो हमें सेट से कोई मतलब नहीं है, जबकि वो सारी रिफ्लेक्सिव में तो सेट से देख कर ही चेक हो सकता है कि सेट के अंदर क्या एलिमेंट्स हैं, उसके सारे पेयर होने चाहिए। लेकिन सिमेट्रिक में हमें सेट से कोई मतलब नहीं है, मीन्स सेट सेट को नहीं देखना, सेट नहीं देखना है इसमें। तो हम क्या देखेंगे, हमें केवल आर आर के अंदर जो भी ऑर्डर्ड पेयर है उसे चेक करना है, केवल ऑर्डर्ड पेयर्स चेक करने हैं। सेट क्या है उससे कोई मतलब नहीं, ऑर्डर्ड पेयर चेक करें। और इसमें क्या चेक करें, मतलब कि ये भी चेक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर कहा जाए वन ए बी बिलोंग्स टू आर, अगर ए बी आर के अंदर हो तो बी ए होना चाहिए, मतलब इसका उल्टा होना चाहिए। तो यहाँ 1 1 है तो 1 1 का उल्टा भी 1 1 ही होगा, तो ये आर के अंदर स्वतः होगा। ऐसे 2 2 की बात करें तो इसको इधर भी करने से यही आएगा, तो ये ऑर्डर्ड पेयर खुद है। 3 3 उसका उल्टा खुद यही 3 3 होगा, वो भी है। अब 1 3, हाँ तो इसलिए हमें ये सारे जो पेयर है ऑर्डर्ड पेयर जिसमें फर्स्ट और सेकंड दोनों एलिमेंट समान है, उनको चेक करने की जरूरत नहीं है। बस केवल हमें ये ऑर्डर्ड पेयर जो दिया है 1 3, इसका जिसमें फर्स्ट और सेकंड एलिमेंट दोनों डिस्टिंक्ट हों, ऐसे ऑर्डर्ड पेयर्स को ही क्रॉस वेरीफाई करें कि उसका उल्टा आर के अंदर है कि नहीं। जैसे 1 3 का उल्टा क्या होगा, 3 1, 1 3 का उल्टा 3 1। तो अगर 1 3 बिलोंग्स टू आर है, 1 3 तो आर के अंदर है, बट 3 1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर। अगर एक भी ऑर्डर्ड पेयर हमें ऐसा मिल जाए कि उसका उल्टा ना हो आर के अंदर, तो हम क्या बोलेंगे कि वो सिमेट्रिक नहीं है। तो यहाँ आर इज नॉट सिमेट्रिक, आर इज नॉट सिमेट्रिक, सिमेट्रिक, आर सिमेट्रिक नहीं है। चलिए अगला देखते हैं ट्रांजिटिव रिलेशन। नेक्स्ट जो है वह ट्रांजिटिव रिलेशन। तो ट्रांजिटिव रिलेशन क्या होता है, इफ ए बी बिलोंग्स टू आर एंड, एंड का मतलब और, ये दोनों शर्त होनी चाहिए पूरी, एंड बी सी बिलोंग्स टू आर, दिस implies दैट ए सी बिलोंग्स टू आर, ए सी बिलोंग्स टू आर, देन it is called transitive relation। यानी a relation defined on a set is called transitive if AB belongs for AB belongs to R and BC belongs to R, there exists AC belongs to R। यानी कि जब हमारी इसमें एक खास बात है कि ये वाली अगर शर्त पूरी होगी तभी हमें सेकंड वाली कंडीशन चेक करना है। अगर फर्स्ट शर्त नहीं पूरा हो रही है तो हमें सेकंड वाले को चेक करने की जरूरत नहीं है, ये बाय डिफॉल्ट क्या हो जाएगा, बाय डिफॉल्ट ट्रांजिटिव माना जाएगा। मीन्स यानी पहली कंडीशन अगर ना पूरा हो रही हो तो हमें, हमारी कोई गलती नहीं है। यानी कि ये वाली शर्त अगर पूरा हो कि ए बी बिलोंग्स टू आर और बी सी बिलोंग्स टू आर हो, तब हमें ए सी को चेक करना होगा। चलिए इसका भी एक एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए एल इज द सेट, मान लो कि यल कोई सेट है, यल एक सेट है, एल कैपिटल यल इज द सेट ऑफ all straight lines in a plane, set of all straight lines
straight lines in a plane। अगर यल कोई एक सेट हो और वो सेट क्या है कि किसी प्लेन की सारी स्ट्रेट लाइंस का सेट है, सारी स्ट्रेट लाइंस का सेट है, तो देन द रिलेशन इज पैरेलल टू ऑन यल इज ट्रांजिटिव रिलेशन। देन द रिलेशन then the relation is parallel, सॉरी परपेंडिकुलर हो गया, parallel to, then the relation is parallel, रिलेशन जो है वो है इज पैरेलल टू, जो मैं इस कलर से लिख रहा हूँ, इज पैरेलल टू इज ट्रांजिटिव रिलेशन। देखिए कैसे, तो मान लो कि स्ट्रेट मतलब कोई प्लेन है, उसमें बहुत सारी लाइंस हैं, बहुत सारी लाइंस हैं। अब हम लाइन पैरेलल भी हो सकती हैं, इंटरसेक्टिंग भी हो सकती हैं, ऐसे इंटरसेक्टिंग भी हो सकती हैं। तो हमें यल के अंदर बहुत सारी लाइंस दी हुई हैं, मतलब प्लेन में अनेकों लाइन होती है, किन्हीं भी प्लेन में इनफाइनाइट पॉइंट्स होते हैं और किन्हीं भी दो पॉइंट्स को मिलाने पर हमें लाइन मिल ही जाएगा। जैसे मान लो कि ये हमारा जो स्क्रीन दिखाई पड़ रहा है, इसमें कोई भी दो पॉइंट्स मिला देंगे तो वो हमें लाइन प्राप्त होगी। तो बहुत सारी लाइंस हैं। अब उसमें अगर कोई एक रिलेशन डिफाइन किया जाए आर यल से यल में, मतलब आर जो होगा बेसिकली एल क्रॉस यल का सबसेट होगा, मीन्स हमें लाइन उस प्लेन से लेनी है, लेकिन ऐसी लाइंस को लेनी है जो आपस में पैरेलल हो। तो मान लो कि एक लाइन हमने, मतलब दो लाइन हमें ऐसी मिल गई L1 और L2, जिसमें L1 और L2 आपस में पैरेलल है। ये मान लो कि L1 है और ये L2 है, L1 और L2 पैरेलल है और L2 के पैरेलल L3 है। तो अगर L1 L2 के पैरेलल है, इफ L1 इज पैरेलल टू L2 मीन्स L1 L2 R के अंदर आएंगे, और ऐसे L2 L3 पैरेलल है तो L2 इज पैरेलल टू L3, अगर ये पैरेलल है तो ये भी R के अंदर आएंगे। तो अगर L1 L2 के पैरेलल है और L2 L3 के पैरेलल है, यानी कि जो रिलेशन L1 और L2 में है और L2 का जो L3 के रिलेशन सारा रिलेशन है, अगर वही रिलेशन L3 का L1 के साथ आ जाए तो उसे हम ट्रांजिटिव बोलेंगे। मीन्स वही रिलेशन यहाँ पे आ रहा है सही, कि अगर L1 L2 के पैरेलल होगी और L2 L3 के पैरेलल है तो L1 भी L3 के पैरेलल होगी। L1 L3 आल्सो बिलोंग्स टू R। इसका मतलब क्या हुआ कि R इज ट्रांजिटिव, R क्या है, ट्रांजिटिव। अब ये जो हमने थ्योरी डिस्कस की है उसके आधार पर हम आगे जब क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे तो कॉन्सेप्ट और क्लियर होगा। अब यहाँ कुछ नोट है कि द आइडेंटिटी, नोट्स दिया है कि द आइडेंटिटी एंड द यूनिवर्सल रिलेशंस ऑन अ नॉन वाइड सेट आर सिमेट्रिक रिलेशंस। अगर आइडेंटिटी रिलेशन है, आइडेंटिटी रिलेशन जैसे मैंने अभी बताया था, इसको एग्जांपल से एक बार फिर से समझते हैं। मान लो आइडेंटिटी रिलेशन कब होगा, जैसे मान लो
ए इक्वल क्या दिया हो 1 2, मान लो दो ही एलिमेंट्स, तो आर आइडेंटिटी होगा अगर 1 1 हो, आर के अंदर 1 कामा 1 बिलोंग्स टू आर एंड 2 कामा 2 बिलोंग्स टू आर। तो ये आइडेंटिटी हो गया। और यूनिवर्सल रिलेशन क्या बनेगा, तो ए क्रॉस ए निकालना पड़ेगा। ए क्रॉस ए क्या आएगा, ए का ए के साथ वो करेंगे, तो आर वन मान लो 1 कामा 1, 1 का 1 के साथ, फिर 1 का 2 के साथ, फिर 1 का 2 का 1 के साथ, और फिर 2 का 2 के साथ। ये हो जाएगा हमारा, ऐसे देखो 1 1 2, फिर 1 2, तो 1 का 1 के साथ हो गया, 1 का 2 के साथ, 2 का 1 के साथ, 2 का 2 के साथ, ये इतने ऑर्डर्ड पेयर बनेंगे। तो ये हो गया हमारा यूनिवर्सल रिलेशन। अब आइडेंटिटी रिलेशन एंड यूनिवर्सल रिलेशन ऑन अ नॉन वाइड सेट आर ऑलवेज सिमेट्रिक रिलेशन, ये हमेशा सिमेट्रिक होता है, जैसे 1 1 2 2। अब 1 1 बिलोंग्स टू आर, 1 1 का उल्टा खुद 1 1 होगा, तो है ही है सिमेट्रिक में। मतलब ए बी बिलोंग्स टू आर के लिए, ए बी बिलोंग्स टू आर के लिए बी सी बिलोंग्स टू आर होना चाहिए, और सारी बी ए बिलोंग्स टू आर होना चाहिए, मतलब उसका उल्टा होना चाहिए। हाँ, तो ये 1 1 का उल्टा खुद 1 1 होगा, और 2 2 का उल्टा खुद 2 2 होगा, यानी कि आइडेंटिटी रिलेशन जो होता है वो बाय डिफॉल्ट हमेशा सिमेट्रिक होगा। और यूनिवर्सल रिलेशन भी क्या होगा, सिमेट्रिक होगा, क्योंकि 1 1 को तो हमें चेक नहीं करना है, 2 2 को चेक नहीं करना है। अब यहाँ 2 1 है तो उसका उल्टा 1 2 भी है, तो इसीलिए ये प्रॉपर्टी आप याद रखिए। नेक्स्ट देखो, द यूनिवर्सल रिलेशन आज नॉन वाइड सेट इज ऑलवेज रिफ्लेक्सिव, और ये यूनिवर्सल रिलेशन जो होगा वो हमेशा रिफ्लेक्सिव भी होगा, जैसे अभी हमने आपको बताया कि ये यूनिवर्सल रिलेशन का एग्जांपल अभी मैंने लिया और आपको समझाया। यहाँ ये वाला यूनिवर्सल रिलेशन है, यूनिवर्सल, बिकॉज इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो हैं वो ए क्रॉस बी के इक्वल है। अगर ए क्रॉस बी में कहा जाए कि कितने एलिमेंट्स आएंगे, तो ए के अंदर 2 एलिमेंट हैं ए क्रॉस, और फिर बी की जगह भी ए रहेगा, उसमें भी 2 एलिमेंट है, तो टोटल 4 एलिमेंट्स इसमें आएंगे। और अगर आर ए क्रॉस बी के ए क्रॉस ए निकाला जाएगा तो यही आएगा, तो आर अगर उसके इक्वल है तो हम यूनिवर्सल कहेंगे। और ये सिमेट्रिक भी इसलिए होगा क्योंकि सिमेट्रिक क्या कहता है कि ये के प्रत्येक एलिमेंट्स का उसके साथ पेयर होना चाहिए। तो ये 1 1 है, 1 सेट में 1 है तो 1 1 है, और उसके बाद यहाँ 2 दिया है, यहाँ 2 2 भी है। तो यूनिवर्सल रिलेशन हमेशा मतलब सिमेट्रिक भी होगा और रिफ्लेक्सिव भी होगा। अगर कोई रिलेशन, ध्यान रखना इक्विवेलेंस रिलेशन लास्ट है इसका, इक्विवेलेंस रिलेशन कोई रिलेशन कब कहा जाएगा, और रिलेशन इज कॉल्ड इज said to be equivalence relation if it is reflexive, symmetric and transitive। अगर कोई रिलेशन इस प्रकार से है कि रिलेशन रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव तीनों है, तो उसे हम इक्विवेलेंस रिलेशन कहेंगे।
तो बस अब इतनी बातें आप याद रखिए, बाकी हम अगला जो वीडियो बनाएंगे उस पे हम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, तो ये सारे कॉन्सेप्ट और ज़्यादा क्लियर हो जाएंगे। इसमें लास्ट में एक मतलब लास्ट में एक रिलेशन और बचता है, एंटी सिमेट्रिक रिलेशन। तो इसको हम नेक्स्ट वीडियो में ले लेते हैं, क्योंकि काफ़ी लंबी वीडियो हो जाती है, तो इसमें प्रॉब्लम होती है देखने में भी। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स।